हेलो एवरीवन। आज 14 नवंबर है और आज उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं न्यूज़ में। आज का डिस्कशन बहुत छोटा ही रहेगा। देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है आज का हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस के ऊपर बहुत समय से कह रहा था कि गाइडलाइन देगा देगा। ठीक है। अभी उसके ऊपर आ चुका है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। बुलडोजर जस्टिस एथिक्स का। एथिक्स में ये यूज़ तो हो सकता है, क्वेश्चन इसमें केस स्टडीज वगैरह में आना होगा। तो एथिक्स में आ जाएगा क्वेश्चन, बुलडोजर जस्टिस को कैसे जस्टिफाई करोगे, एज ए सिविल सर्वेंट या फिर एज ए क्या क्या कौन कौन स्टेक होल्डर है, क्या है नहीं है, उसमें आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस एक आइडिया रखो कि बुलडोजर जस्टिस एक कीवर्ड है। कॉपी में जब आता है लिखने का एथिक्स में तो मेंशन करना। ठीक है, कि हाउ एग्जीक्यूटिव टर्न्स इनटू जुडिशियल। ठीक है, तो उसमें लिख देना कि कैसे होता है। दिल्ली सिटी का बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और आजकल न्यूज़ बहुत काम है, बहुत कम। हाँ, अभी जो कि COP 29 बाकू में चल रहा है, अजरबैजान। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्या चीज़ें नहीं है वो चीज़ आते रहेगा, ऑल ऑप्शंस बैक ऑन द टेबल। ठीक है। कंट्रीज बिगेन फ्रॉम स्क्रैच और फाइनेंस टॉक। फाइनेंस के ऊपर बात होने वाला था, हम डिस्कस किए थे 3 4 दिन पहले। ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं अभी ये कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। एक रिवीजन लाइव सेशन ले लेंगे। टेलीग्राम टेलीग्राम पे ही लिंक अपलोड किया जाएगा, वहीं से देख लेना। तो डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़, कुछ नहीं छूटेगा। जितना भी एनवायरमेंट रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो सब देखेंगे एक एक करके। डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन की जो मैंने इनका एक्चुअली में ये चलते रहता है इन लोगों का कि डेवलप्ड नेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, डेवलपिंग नेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उस चीज़ पे ये लोग का डिबेट चल रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो उसी ग्राउंड पे फाइनेंस सबसे बड़ा हर्डल्स है दोनों के बीच में कि कौन कितना रहेगा। अभी डिबेट चल रहा है कि जो बेस है, फाइनेंस कंट्रीब्यूटर बेस जो पैसा देगा, उसका बेस बहुत मैंने 1949 जो कन्वेंशन हुआ था उस समय जितने कंट्री इंक्लूडेड थे उन्हीं कंट्री को कंसिडर किया जा रहा है। वही बात कर रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज और जो इंक्लूडेड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग कह रहे हैं कि बाकियों को भी जोड़ो, जो लोग एक्चुअली में प्रोड्यूस मैंने कर रहे हैं, कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करने के लिए कह रहा है। जिनका और पैरामीटर क्या रखा है, कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम, कि उनका पर कैपिटा नेशनल ग्रॉस इनकम कितना है, जिस किसी कंट्री का भी 52,000 से ऊपर का है, $52,000 से ऊपर का है, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ऐसा करके ये लोग बात चल रहा है। जिसमें से आता है यूएई, कतार, सिंगापुर, ये लोग हैं जो लोग नहीं है इंक्लूडेड। और 1949 में जो कन्वेंशन हुआ था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उस समय का जो कंट्री जुड़े हुए हैं वही लोग डिमांड करेंगे तो बाकी लोग को भी इंक्लूड किया जाए इसमें, ताकि कंट्रीब्यूटर बेस बढ़ा सकें और फाइनेंशियल जो फंड हमें चाहिए क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए वो सफिशिएंट हो सके। तो यही है चीज़ यहाँ पे अभी तक जो कि कंक्लूड नहीं हुआ है। तो कुछ भी मैंने अभी ऐसा थोड़ा मोड़ा डिस्कस चलते रहेगा तो एक आइडिया के लिए, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन देखा था मैं G20 में, पिछले साल G20 पे ओपीएससी क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे क्या पूछा था कि जैसे 83 मेंबर कंट्रीज यूनानिमसली गिवन डिसीजन करके कुछ ऐसा था एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो सब तुमको कहीं बुकलेट में नहीं मिलेगा कि 83 मेंबर कंट्रीज हैं जो लोग यूनानिमसली ये डिसाइड किए हैं कोई चीज़ को। ठीक है, तो वो चीज़ हेडलाइन के थ्रू से ही आएगा। इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि एक आइडिया रहेगा ना कि हाँ, क्योंकि G20 में सारे कंट्री कन्विंस हो जाए बहुत टफ चीज़ है। ठीक है। तो 83 डेलीगेट्स यानी कि G20 तो 20 ही लोग का ये था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ बाकी जो लोग भी ऑब्जर्वर वगैरह रहते हैं उनको भी ये देखा जाता है 83 टॉपिक्स पे। 83 कुछ ऐसा इशूज था उस पर यूनानिमसली सब हाँ भरे थे। इंडियन एक्सप्रेस उसको ये किया था, हाईलाइट किया था कि कैसे जो इंडियन इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कैसे वो लोग कन्विंस कर लिए सारे स्टेक होल्डर्स को कि उन 83 इशूज पे मैंने हामी भरने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वो डिटेल में एक पेज दिया हुआ था वो चीज़, और वही सेम चीज़ वो उठ के क्वेश्चन में पूछ लिया था। तो ऐसा है कि न्यूज़पेपर थोड़ा सा एक आइडिया रहने से थोड़ा एक मैंने हर दिन पढ़ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा फीड कर रहे हो तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रहा है।
तुम एक दिन अचानक से बैठोगे, बुलेट पलट के सोचोगे खत्म कर लिया, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन उस चीज़ को तुम एक्चुअली इंटरनलाइज नहीं करोगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ना क्या होता है कि माइंड में ज़्यादा समय तक और ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट होकर रहता है। तुम थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे, तुम काम का चीज़ भी भूल जाओगे एग्जाम हॉल में मोमेंट में, तो वो हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली पेपर जरूरी है। अभी इलेक्शन चल रहा है झारखंड महाराष्ट्र में, उसी का पूरा भर भर के पेज रहेगा। ठीक है। देखो, ट्रम्प एमिनेंट ट्रेड वार। ट्रम्प को हमेशा प्रोटेक्शनिस्ट, एज ए प्रोटेक्शनिस्ट, यूएसए फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट का ऐसे ये देखा जाता है। उसी के ऊपर एक्सप्लेन पेज है। ठीक है, ट्रेड वार एंड व्हाट इंडिया मस्ट वॉच फॉर, और इंडिया को क्या देखना चाहिए उसके ऊपर वेट करके कि ट्रम्प कैसे बिहेव करेगा, उसी के ऊपर ये है। ठीक है। एज ए क्वेश्चन, ये मैंने एक एजम्पशन है कि मैंने ट्रम्प कैसा बिहेव करेगा उस पर, उस हिसाब से इंडिया को उस चीज़ को देखना है। ठीक है। तो हम इससे कुछ ज़्यादा कुछ काम का चीज़ निकाल नहीं पाएंगे इस ये से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम इसको छोड़ सकते हो। हमेशा ट्रम्प के प्रोटेक्शनिज्म से देखना कि वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट का बात करता है। मैंने कुछ भी हो, अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा मतलब सबसे पहला इंटरेस्ट है। ऐसे अपना जयशंकर भी बोलते हैं कि इंडिया इंटरेस्ट इज, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट, आवर इंटरेस्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। एस जयशंकर जो है, इंडिया भी उसी फिलोसॉफी पे काम कर रहा है, जो चीज जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दिया कि इंडिया इंडिया कैसे प्रोटेक्शनिज्म को ये कर रहा है, तो वो जो हम 2-3 दिन पहले देखे थे, आरसेप से इंडिया बाहर हो चुका था। तो इंडिया का ये एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि इंडिया कैसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को ये कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि यही सिर्फ एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये भी है कि आरसेप से इंडिया अपने आप को, आरसेप से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था 2019 में, इंडिया अपने आप को बाहर कर लिया था क्योंकि उसका जो कंसर्न था फुलफिल नहीं कर पा रहा था मेंबर कंट्री। ठीक है। तो बुलडोजर जस्टिस पे मैं बोला कि ये एथिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनना हुआ केस केस स्टडीज में, तो वहां दे देगा। और कहीं पे जहाँ कहीं भी एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का बात आएगा, तो वहां पे ये चीज चपका देना। ठीक है। और क्योंकि कि एग्जीक्यूटरी काम जो है वो प्योरली जुडिशरी का काम है, प्योरली, लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी भी एग्जीक्यूट मैंने एजुकेशन कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट जब गाइडलाइन देते थे तो हमें क्या क्या ध्यान रखा है, तो ध्यान रखा है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि कौन सा किसका डोमेन है, किसमें जाके वो लोग एडजुडिकेट करेगा, उन जजमेंट देगा, या फिर किसी का भी गिल्टी या नॉन गिल्टी या फिर पनिशेबल क्या करना है नहीं करना है, तो जुडिशरी का काम है उसको डिमार्केट किया है। ठीक है। पहला चीज की सेपरेशन ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी बुलडोजर को कैसे तुमको ये करना है। और क्या, पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, और ये भी बोला है कि जो भी गाइडलाइन हम लोग बना रहे हैं वो प्योरली मैंने ट्रांसपेरेंट मैनर में और मैंने पब्लिक ट्रस्ट को डेवलप करेगा, इसलिए हम लोग ये गाइडलाइन बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में ये डाला है। और क्या, राइट टू शेल्टर। फिर बोला कि तुम अगर एक्यूज कोई है, अगर कोई एक्यूज है और उस, उसकी वजह से तुम बाकियों का मैंने वो घर को तोड़ दिए, तो उस घर में सिर्फ एक्यूज तो नहीं रह रहा था ना, बाकी भी रह रहे थे ना। ठीक है, बाकी भी रह रहे थे, डिस्पाइट कि वो मैंने ऐसा हो सकता है इलीगल घर, इलीगल जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे, तो सिर्फ उसी का घर टूटेगा, इसके लिए भी मना किया। बोला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगर कोई ये है तो फिर सबका घर टूटना चाहिए वहां पे। पर्टिकुलरली इसी का घर सिर्फ ये दिखाता है कि मैंने तुम बदले की भाव से तुम आए हो इसको ये करने, पनिश करने, उस चीज को क्रिटिसाइज किया है। और बोला कि राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर जो है वो तो राइट टू लाइफ में आता है विथ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। तो ये कैसे हम डिप्राइव कर सकता है स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि आप इसको नहीं ये कर सकते कि आप घर तोड़ दे रहे हैं सिर्फ ये देख के कि कोई अक्यूज्ड है, लेकिन उस घर में सिर्फ वो अक्यूज को पनिश करने का अलग तरीका होना चाहिए। और ये बुलडोजर जस्टिस मैंने फेयर नहीं है, उसके ऊपर गाइडलाइन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो ये जजमेंट था बहुत, मैंने ये बहुत समय से 2-3 साल से देख रहे थे बुलडोजर का, मैंने एड वगैरह भी देखते थे, या फिर अगर तुम कोई सोशल मीडिया वगैरह देखते हो तो उसमें बुलडोजर मार्च या फिर बुलडोजर में बैठ के सब ये कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, पार्टी पार्टी वगैरह प्रमोट कर रहा था बुलडोजर जस्टिस को। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वाई मेकर ऑफ मैजिक वेट। अब ये कुछ है दवा लॉस। ठीक है, वेट लॉस ड्रग है, उसके ऊपर कुछ आया है स्पेसिफिक, कोई मैजिक कंपनी का कुछ होगा। ठीक है, उसके ऊपर ही हमारे काम का नहीं है। ठीक है। बस एक अगर देखना हुआ तो जेनरिक वर्सेस कंपाउंडेड ड्रग्स को देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। हाँ, देखो, जेनरिक मास प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मास प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर once the patent on the brand name drugs expire।
ये देखो ऐसा होता है कि सेम सेम मेडिसिन है, ठीक है, सेम मेडिसिन है। अगर तुम ब्रांडेड मेडिसिन लोगे, अगर ब्रांडेड मेडिसिन लोगे, तुमको वो चीज देगा, ठीक है, एक ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन तुम उसी का जेनरिक वर्जन लोगे तो तुमको 12 रुपये पड़ेगा, ठीक है। ये होता है जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये कह रहा है कि जेनरिक वो जो कि मास प्रोडक्शन होता है, और ये तब होता है जब ब्रांड का जो जिसको पेटेंट मिले रहता है ब्रांडेड कंपनी का, उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया रहता है तब मिले रहता है, उसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं या फिर जेनरिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो दे कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड मैच ब्रांडेड वर्जन इन द डोसेज। उस हर चीज सेम है उसमें, ठीक है, हर चीज सेम है उसमें। बस खाली वो पेटेंट उसका एक्सपायर हो गया है बोल के, फॉर द सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट क्या करता है कि अलाउ कर देता है कि भाई अब तुम उसको प्रोड्यूस कर सकते हो आफ्टर 20 ईयर या फिर 10 ईयर, जो भी मन इसका ये क्रिटेरिया हुआ ईयर का, ठीक है। वैसे तो पेटेंट मैं जितना तो जानता हूँ कि 20 ईयर का ये रहता है लोगों को मेडिसिन का, कि कोई भी मेडिसिन अगर नया इवॉल्व हुआ है तो उसको 20 ईयर तक पेटेंट है, उसको कोई दूसरा कंपनी मैंने कम दाम में या उसी टाइप में ये नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता। इसलिए 20 साल के बाद अगर चाहा तो गवर्नमेंट अलाउ करेगा और जेनरिक मेडिसिन उसको बोला जाए। कंपाउंड ड्रग्स क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय लाइसेंस फार्मासिस्ट, जो भी लाइसेंस फार्मासिस्ट है वो लोग बनाते हैं, टेलर टू मीट द पेटेंटेड स्पेसिफिक नीड, कुछ स्पेसिफिक नीड्स को ये करने के लिए उसको बनाते हैं कस्टमाइज करके, ठीक है। तो ये है कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड ड्रग। कंपाउंडेड ड्रग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम रिगरस अप्रूवल प्रोसेस। और ये कंपाउंडेड ड्रग जो है मैंने सिमिलर जो पेटेंट वगैरह के लिए जो अप्रूवल चाहिए वो सिमिलर प्रोसेस नहीं फॉलो करता, क्यों? क्योंकि ये उसी मेडिसिन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके ये कर रहे हैं, इवन दो कंपाउंडिंग मस्ट बी एफडीए अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये दो सिंपल से डेफिनेशन है जेनरिक का, याद रखना। जेनरिक हमेशा न्यूज में सुन रहे हैं हम लोग, इसकी जेनरिक मेडिसिन को लेके पीएम औषधि केंद्र भी है, याद रखना, औषधि केंद्र जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलता है, ठीक है, औषधि केंद्र, पीएम औषधि औषधि केंद्र, ठीक है, देख लेना इसकी क्या होता है। उसमें जेनरिक मेडिसिन मिलता है बहुत कम दाम में, जितने भी मैं कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर तुम ऑनलाइन मेडिसिन वगैरह खरीदते भी होगे तो तुम कोई सा भी ऐप से या कोई सा भी जैसे, तो वहाँ पे देखना कि वो लोग चॉइस देता है कि अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ पे चॉइस दे देगा कि तुम जेनरिक मेडिसिन, इसी का जेनरिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज, बस छोटा सा डेफिनेशन है कि जेनरिक मेडिसिन और कंपाउंडेड मेडिसिन, मतलब कि जो तीन मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिया उसमें और टेलर्ड है कि हाँ स्पेसिफिक चीज के लिए टारगेट करने के लिए ड्रग्स मिला दिया गया उसमें, कस्टमाइज टाइप को कंपाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। और ये सब कीवर्ड, बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी refers to the degree to which active ingredients in a drug reaches the bloodstream and become usable by the body। मतलब किस स्पीड में जो है जो इंग्रेडिएंट्स है वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं कि कितना अच्छा है। अगर जो जितना जल्दी बॉडी में जल्दी से एक्शन कर ले उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना ड्रग्स लिए मुंह में, ठीक, तो जैसे खाते साथ वो कितना देर में एक्टिवेट हमारे बॉडी में ब्लड का स्ट्रीम में आ जाएगा और काम करना लग जाएगा, उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड है, अगर दे देता है तो एग्जाम में मैंने एज ए आइडिया रखना कि हाँ कुछ ऐसा पढ़े थे, कुछ ड्रग्स को लेकर चल रहा था उस समय न्यूज में, एज ए करेंट अफेयर कह रहा हूँ। नहीं तो ऐसे तो ये साइंस एंड टेक का स्टैटिक पार्ट में है ही। मैं बस कह रहा हूँ कि एज ए करंट अफेयर अगर आना हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी एज ए कीवर्ड आ जाएगा कि बायोलिटिक में से क्या बेस्ट डिफाइन करता है। यही चीज रखना है। कोई भी मैंने इंग्रेडिएंट्स या ड्रग्स किस स्पीड में बॉडी का ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है या फिर इंक्लूड ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। एडिटोरियल, एडिटोरियल तो हम डिस्कस करते नहीं है, बस खाली बता दूंगा कि कौन सा अच्छा है, ये एनवायरमेंट का है, ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ग्रीन ट्रांजिशन एग्जांपल ऐसे कुछ अगर इसमें दिया हुआ तो क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, वही सब इसमें लिखा होगा। इसको पढ़ना होगा, पढ़ लेना, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, उसी के ऊपर इसमें डाटा जो भी कुछ दिया होगा उसको अगर देख लेना, ये उसी के बारे में है। COP 29, COP 29 फिर से अभी चल रहा है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, यूएनएफसीसी का, उसमें चल रहा है ये बोल के ये इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिसीजन ऑन कार्बन, ये सिंपली कह रहा है कि अगर हम लोग कोई कार्बन, कल देखे थे कि हो रहा है उसमें बात चल रहा है, तो यही वार्न कर रहा है ये एडिटोरियल कि अगर कुछ ऐसा हापाजार्डली अगर हम लोग कुछ कार्बन क्रेडिट क्रिएट कर दिए तो वो जितना भला करने से ज्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए हमें जरूरी है कि सोच समझ के सब्सटेंटिव फाइनेंस इशू को हम लोग एड्रेस करना है, माने कि सोच समझ के सब्सटेंटिव मत विचार करके, ऐसा नहीं कि मतलब 0-1 वाला सीन नहीं, बाइनरी टाइप में नहीं कि हाँ अच्छा है तो हाँ खराब है तो ना, ठीक है। बहुत मैंने मिडिल पाथ चल के सब्सटेंटिव कुछ ऐसा निकालना है मुद्दा, वही चीज एडिटोरियल में लिखा होगा कि कौन कौन से कॉप में हम लोग क्या क्या किए थे,
कितना किए थे, ठीक है। आर्टिकल 6, ये आर्टिकल 6 ऑफ, ये सब पेरिस क्लाइमेट एक्ट का आर्टिकल 6 में मार्केट मैकेनिज्म आया था। टेंशन मत लो तुम, बस खाली फॉलो करते रहो इसको, ये को, करंट अफेयर को। मैं इसका जो भी मैंने करंट अफेयर जो भी मुझे लगा ना कि हम बहुत ही कहीं से भी पढ़े होगे, तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, मैं तुमको उस चीज़ को मैं एनवायरनमेंट का ये कराऊंगा मैं, ये वाला स्पेशली। इतना छोटा छोटा कीवर्ड है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारा उसके बाद कहीं कभी भी डाउट नहीं आएगा उस टॉपिक में, कभी भी नहीं। तुम न्यूज़पेपर देखोगे, बस हेडलाइन देखोगे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या चीज़। हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ लेगेसी, अब ये वही डीवाई चंद को छोड़े हैं। और ये उपेंद्र बख्शी जो हैं, ये प्रोफेसर हैं, तो इनका कोट होता है ऑप्शनल में, ठीक है, ऑप्शनल स्पेशली PSIR में इनको कोट किया जाता है, ठीक। तो ये वही CGI के ऊपर बोले हैं कि मैंने पर्सन स्पेसिफिक हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ का कैसा था कार्यकाल, उनका जो टेन्योर था उसमें कैसे क्या किए हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है ये। तो थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ोगे अंदर में, तो ये भी लिख कर बता देंगे कि थोड़ा सा कहीं पे जुडिशरी का जो ये है, कीवर्ड वगैरह उसे मेंशन कर देंगे, कुछ सुधारना है हमें, ठीक है। तो इनका कोट होता है उपेंद्र बख्शी का। स्टूडेंट विथ पेशा ऑप्शनल, उनको ये चीज इनको पढ़ना चाहिए हमेशा। उपेंद्र बख्शी कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है ये, ठीक है, प्रोफेसर है लॉ के। CGI ट्रेड, मैंने जो मास्टर ऑफ द रोस्टर याद रखना क्या है, मतलब कीवर्ड है तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा ध्यान में। CGI जो होते हैं, केस कौन सा केस किसके पास जाएगा, वो CGI डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा केस किस बेंच के पास जाना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है, मास्टर ऑफ द रोस्टर कीवर्ड है। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आता जैसे कीवर्ड याद रखना, किससे रिलेटेड है, CGI से रिलेटेड है या जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ पे मास्टर कौन है, CGI, किस चीज का, रोस्टर का। रोस्टर मतलब क्या, एक रहेगा केस की, केस ये केस ये केस ये केस, कौन देखेगा, तो वहाँ पे जो CGI रहेंगे वो नाम असाइन करते जाएंगे कि ये बेंच देखेगा ये केस, ये बेंच देखेगा ये केस। रोस्टर की वर्ड तुम वहां भी सुने होंगे, मनरेगा में, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल करके कुछ है स्कीम 2005 का, उसमें देखोगे रोस्टर जो होता है, जो आते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन काम किया है, तो रोस्टर मेंटेन होता है। तो वो कीवर्ड यहाँ भी सुनोगे, तो बस यही है कि कीवर्ड पता होना चाहिए मोस्टली। और जो हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, वो ज़्यादा मैंने tilted है 80% प्रीलिम्स की तरफ, और 20% ही है मेंस की तरफ, या फिर ऐसा कह लो कि 70%। लगता है मुझे कि हाँ, एथिक्स का ये है तो तुम देख लेना, उसको देखना पड़ेगा एक बार, बार बार सुनते रहोगे, जानते रहोगे ना, तो वही एग्जाम्पल उठ के सीधा मेंस में मैंने तुम्हारे कॉपी में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए न्यूज़ पढ़ना जरूरी है, डेली का डेली, ठीक है। सुन लेना। अभी देखो, मैं जो पर्सनली जानता हूँ कि ओनली IAS बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा। वो आज से नहीं कर रहे हैं, 2016 से कर रहे हैं वो, जो सुमित सर हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तुम वहां से एडिटोरियल पूरा जितना तुमको जानना है सुनना है सुन लोगे, ठीक है। फिर ऐसा बहुत सारे चैनल है जो वगैरह मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बना के करते हैं, लेकिन ऐसा पेपर, एज ए पेपर डिस्कस करना है कि मैंने पेपर में ये चीज़ इतना काम का है, बहुत कम है। और तुमको इससे अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और तुम्हें टफ लगता है कि हम टाइम लग जा रहा है 3-4 घंटा के, क्या क्या पढ़ूं क्या क्या छोड़ूं, ठीक है। तुम अगर स्टार्टिंग अच्छा है तुम्हारा, तुम यहाँ पे तुमको काम का चीज़ मिल जाएगा कम समय में, ठीक है। देखो बोला ना, ये प्रोफेसर जो है उपेंद्र बख्शी, ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज बहुत है, इनका कोट होता है ऑप्शनल वगैरह में इनका। अब यार का इसमें कुछ खास हो नहीं रहा, वही लड़ाई चल रहा है, ट्रम्प आया है, लड़ाई चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, क्यों की उसमें फिर से अटैक किया है 1 महीने बाद। फिर इसराइल हैज अकम्प्लिश्ड गोल, इसराइल जो गाजा पे अटैक कर रहा है, तो पैलेस्टाइन पे, तो उसके ऊपर बोला है ब्लिंकन। ब्लिंकन कौन है, उसका डिफेंस कुछ एक्सपर्ट है, USA का, ठीक है। हाँ, देख लेना कि बुकर प्राइज वगैरह ना विलियम्स स्टेट पीसेस वगैरह का बहुत फेवरेट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मैं ऐसा एज क्वेश्चन देखा था कि इंडिया की 2022 में एक इंडियन ऑथर जो हिंदी लैंग्वेज में बुक लिखी थी, अ, रेत की समाधि, मुझे याद है क्योंकि वो बहुत, रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड की सैंड ऑफ टॉम था, ठीक ना, सैंड ऑफ टॉम, टॉम ऑफ सैंड करके था वो बुक। वो गीतांजलि श्री उनका नाम था, वो बहुत मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज की थी अपने बुक्स में। तो गवर्नमेंट मैंने उसके जो राइट विंग्स जो भी थे ट्रोलर्स, उनको ट्रोल कर रहा था सर, ठीक है, तो इसलिए वो फेमस हुई थी। तो 2000 पहला हिंदी बुक, हिंदी में लिखा हुआ बुक जो था, जिसको बुकर प्राइज मिला था 2022 में, ठीक है। तो उसी समय BPSC क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
तो अभी जो मिला है जिसको बुकर प्राइज, वो समांता हार्वी को मिला है, समांता हार्वी इस बार। ठीक है, अगर एज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बन गया है तुम्हारा ओपीएससी का 2020 साल का, तो ठीक है ये इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन तुम जिस भी छोटे मोटे एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे बुकर प्राइज कौन जीता है इस बार? समंता हार्वी, ये जीती है। ठीक है, हार्वी का स्पेस स्टेशन नोवेल ऑर्बिटल, ब्रिटिश ऑथर समंता हार्वी आफ्टर विनिंग द बुकर प्राइज। और कौन से बुक के लिए जीती है वो देख लेते हैं एक बार। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल बुक का नाम है, नोवेल ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल बुक का नाम है, उसकी वजह से समंता हार्वी जो है वो जीती है। बस इतना याद रखोगे सफिशियंट है। ठीक है, इतना इतना ही याद रखना, अब ज्यादा हम लोग हर चीज नहीं याद कर सकते। एज ए स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट तो बस एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ कोई एक जीता है और वो लेडीज है, फोटो देखे वो याद रह गया तो बहुत अच्छा। नहीं रहा तो उतना सर मत खपाना, क्योंकि स्टैटिक से तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाना है अगर स्टैटिक अच्छे से किए हो तो। अब एक न्यूज बना है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, तो ये आरबीआई डोनेट करता है इसमें, इस ये को। ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक, आरबीआई ये डिनोट करता है। ठीक है, हर साल करता है, पिछले बार किया था, फिर इस बार किया है। तो कौन से बैंक अभी एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया के, उसमें कैटेगराइज एसबीआई को किया है। ठीक, एचडीएफसी बैंक को किया है, एचडीएफसी बैंक को, और किसको, आईसीआईसी बैंक को, ये तीन बैंक को कैटेगराइज किया है इंपॉर्टेंट बैंक में, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक की। मैंने ये ऐसे बैंक है कि अगर इनका फेलियर, जो मैंने एक्चुअली तो ये तो टू बिग टू फेल, मतलब कि बहुत रेयर केस में ये फेल होंगे, इनका इतना ऑपरेशनल ये है, कैपेसिटी है कि ये अच्छे से मैंने रेगुलेट कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, टू बिग टू फेल। लेकिन अगर ये फेल हुए तो पूरा सिस्टम जो अपना जो डोमेस्टिक एरिया का है, लेंडिंग लेंडिंग जो लेंडिंग वाला जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप में भी आ सकता है अगर फेल हुए ये सब तो। ठीक है, तो कैटेगराइज करता है ये आरबीआई करता है, ध्यान रखना कि डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक ऐसा कर दे दिया कि डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन असाइन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है या वो कर रहा है, तो घबरा मत जाना। आरबीआई करता है, ध्यान रखना कि आरबीआई डिनोट कर रहा है कि हाँ ये बैंक है, ये बैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, ये बैंक है जो इंपॉर्टेंट बैंक है, आरबीआई कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सिंस 2015 आरबीआई हैज बीन डिस्क्लोजिंग द नेम। 2015 से पहली बार ये स्टार्ट हुआ था कि कौन कौन सा बैंक डोमेस्टिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। ठीक है, और मैंने वही उसी के बारे में हल्का फुल्का फैक्ट्स लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बैंक का क्या है, टू बिग टू फेल, बहुत बड़े बैंक होते हैं जो फेल नहीं होते हैं, ऐसे बैंक है ये लोग। ठीक है, तो तुम्हारा स्टैटिक का अगर कहीं भी मैंने बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़े हो तो वहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेना अपने नोट्स में। ठीक, ऐसा कीवर्ड की मैंने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स असाइंड बाय आरबीआई करके लिख देना वहाँ पे, और कौन कौन से हैं एट प्रेजेंट, हर साल चेंज होते रहता है। चेंज नहीं होता है मतलब मोस्टली तो स्टेबल चीज ही है। कोई बैंक अगर बड़ा है तो अचानक से थोड़ी ना बाहर हो जाएगा गेम से, अनलेस कि कुछ उसका कुछ अंदर में गलत काम कर रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था एसबीआई सबसे पहला बैंक 2015 में बना था, उसका नेक्स्ट ईयर में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी को मिल गया था, उसके बाद से लगातार ये लोग इंपॉर्टेंट बैंक्स बने आ रहा है। जैसे डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, वैसे ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी होता है। और कुछ ज्यादा काम का नहीं है उसमें। बिटकॉइन सर्च, बिटकॉइन, ये ट्रम्प जीत के आए हैं तो सर्ज इन सिंस ट्रम्प विन विन में ट्रम्प जीत के आए हैं तो थोड़ा बिटकॉइन का मार्केट थोड़ा अच्छा हो गया है। ऑफर सम अपसाइड फॉर इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम, बस ये हेडलाइन है कि ट्रम्प के जीतने के बाद से थोड़ा कैपिटलिस्ट आइडिया है ना ये लोग, ट्रम्प पूरा प्योरली कैपिटलिस्ट आइडिया है। ये पूरा चाहता है कि मैंने मार्केट अपना रोल प्ले करे, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ में। ठीक है, इसलिए एलोन मस्क जो थे इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प को ओपनली। सेंसेक्स निफ्टी, अब ये एफआईआई सेलिंग क्या है, वही एफपीआई। ठीक है, एफपीआई में दो कैटेगरी होता है, क्यूएफआई होता है और एफआईआई होता है, क्वालिफाइड, और एक तो एक एफआईआई। ठीक है, एफआईआई कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी 1% ये हुआ है, फॉल हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लोग पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, इसीलिए ये हुआ है। क्यों निकाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन है, और मैंने हायर इन्फ्लेशन क्या दिखाता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, हायर इन्फ्लेशन मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है बताता है। हायर इन्फ्लेशन मैंने सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन हायर इन्फ्लेशन रहेगा क्योंकि कल का भी डाटा में देखा कि इन्फ्लेशन जो था लास्ट 14 मंथ में अभी तक का हाईएस्ट था, 6.2 क्रॉस कर चुका था, तो इसीलिए इन्फ्लेशन हाई है। बल्कि ये फाइनेंशियल जो ये थे फॉरेन इन्वेस्टर
ये लोग अपना पैसा खींच खींच के बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये बस कीवर्ड यहाँ से इतना ही जानना चाहिए था। बस हो गया, आज का इतना ही न्यूज़ में था। कुछ स्पोर्ट्स में क्या है तो देख लेंगे हम। चलो, हो गया, इतना ही था।